ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चलो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा इनवर्स का 3.4, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगेंगे उसमें। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीके के होंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और हमें उससे क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा, ठीक है। वो इतने मतलब बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स दे दी जाती है, और एक क्वेश्चन होता है डेफिनेट आता है। डेफिनेट का मतलब डेफिनेट होता है, 100% का मतलब 100% होता है, चाहे 101 बोल, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, लेट कर ली हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक छोटी ले लेते हैं, कोई बड़ी तो फिर 1 2 1 2 3 एंड 4 कितने की है 2/2 की, और एक मैट्रिक्स है B, ये भी हमने 2/2 की। अच्छा, ये कहीं भी नहीं होता कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो सकती है, कैसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, वो भी बताऊंगा। पहले सीख लो मल्टीप्लाई होती कैसे है, फिर कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है वो सीख लो, ठीक। मैंने कहा 7 6 5 एंड 4, मुझे क्या करना है, A क्रॉस B निकालना है, या फिर A डॉट B भी हो सकता है, या A ब्रैकेट B भी हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A डॉट B, इसका मतलब यही होता है, और AB का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना है ना। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, तो इसका मतलब अलग, इसका मतलब अलग, इसका मतलब ही नहीं होता इसमें, इसमें सेम ही होता है, चाहे कैसे भी दिया जाए, डॉट ना भी दिया जाए तो भी यही मतलब। मान लो A दिया गया, पहले लिख लो, क्योंकि ये पहले A दिया गया है तो पहले A लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर B दिया गया है तो मैंने B लिख लिया, अच्छे से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ ऑर्डर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो नहीं नंबर कर देंगे। जब तक मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, और एक होता है एलिमेंट्री में भी, कि जब तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तक तो चलो कोई बात नहीं, आंसर लिखोगे तो ऑर्डर लिख लो, ठीक है। और अगर लिख भी देते हो 2/2 यहाँ पे 2/2 तो भी हो तो भी सही है। फिर इज इक्वल्स टू का साइन, अब करना कैसे, देखो ये रो 1 दिखाई दे रही है, इस रो 1 को मल्टीप्लाई करो कॉलम 1 के साथ, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, यानी कि 1 × 7, फिर प्लस लगाओ अपनी तरफ से, अपनी तरफ से क्या लगाना है, प्लस। अगर यहाँ माइनस है तो वो बात की बात है कि माइनस लगा देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी क्या लगाओगे, प्लस। फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 5 से, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है। ये पहली रो पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, ठीक। अब क्या करो, यही पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहली रो को सेकंड कॉलम से करो और स्पेस देखिए, तो फर्स्ट से यानी कि 1 का 6 से, फिर प्लस लगाओ अपनी तरफ से, सेकंड का सेकंड से, यानी कि 2 का 4 से। ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से हो गए। ऐसे सेकंड रो की दोनों कॉलम से करो, तो सेकंड कॉलम का सेकंड रो का फर्स्ट 3 × 7 प्लस अपनी तरफ से 4 की साइड से 4 × 5, ऐसी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 3 × 6 प्लस 4 × 4, फिर एंड में यहाँ लिख लो 2/, इसको करो 7 × 1 = 7 प्लस 7 × 2 = 5 2 = 10, ऐसे 6 × 1 = 6 2 4 = 8, ये 21 और ये 20, ये हो जाएगा 18 प्लस 16, नहीं लाना भूल गया, 7 और 10 17, 8 और 6 14, 20 और 21 41, और 18 16, 16 और 10 18 और 10 28, और 6 34 34, और यहाँ 2/2 यहाँ भी लगा सकते हो 2/2 होगी मल्टीप्लाई। ये क्या निकल गया, A डॉट B, A डॉट, ठीक है। अब ऐसी 3/3 की थोड़ी हार्ड होती 3/3 की, तो मैंने कह दिया अगेन लेट कर लिया, अगेन लेट कर लिया A मैट्रिक्स, मैंने कहा 1 0 2 0 3 4 2 1 0 0 से ये तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, 3/3 की मैट्रिक्स,
और दूसरी कोई भी मैट्रिक्स है 4 3 2 1 1 1 1 1 1 3/3। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालना है ना, तो ए को आगे रखोगे, बी को पीछे रखोगे। रख लो पहले, हमेशा याद रखो, रख लो। 1 0 2 0 3 4 2 1 0। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका आंसर एंड में आके सही आएगा। यहाँ पर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं। पहली रो पहला कॉलम 4 1 जा 4 डायरेक्ट कर दो, प्लस 0 की 1 से 0 1 जा 0 2 1 जा 2। पहली रो कॉलम फर्स्ट खत्म। अब पहली रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 0 को 1 से 0 2 1 जा 2। सेकंड कॉलम में खत्म। थर्ड 2 1 जा 2 प्लस 0 2 1 जा 2। पहली रो का तीसरा कॉलम खत्म। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 जा 0 3 1 जा 3 4 1 जा 4। यहाँ 2 कैसे आ जाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 की 2 से करोगे 2, 0 की 1 से करोगे 0, 2 की 1 से करोगे 2। ठीक तो है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 की 4 से करी 4, 3 की 1 से करी 3, 4 की 1 से करी। ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 की 0 3 की 3 और 4 की 4। अब 0 की 0 3 की 3 और 4 की सही है। अगला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 जा 8 1 1 जा 1 0 1 जा 0 2 3 जा 6 1 1 जा 1 0 0 2 2 जा 4 1 1 जा 1 0 की 0। क्या लिख लो 3/3। 4 2 6 5 4 7 7 7 9 7 5। कितना निकल गई? A डॉट B। ठीक। अब नोट करके यहाँ बात डालो NOTE नोट करके कि भैया मुझे पता है सारी रेक्टेंगल सारी स्क्वायर जो भी रेक्टेंगल हो सकती है स्क्वायर हो सकती है वो सब मल्टीप्लाई हो सकती है। कहीं ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर होंगी या सिर्फ रेक्टेंगल होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगती है या एक कंडीशन लगती है, वो याद रखना। एक प्रॉपर्टी या फिर एक कंडीशन लगती है। वो कहता है जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक, उनके ऑर्डर लिखो। भैया ए आगे है तो ए आगे लिखा जाएगा, है ना। मैंने अब दो अलग अलग लिखना है तो मुझे एम एन अलग अलग लिखने पड़ेंगे। एक को मैं स्मॉल लिख देता हूँ, एक को मैं कैपिटल लिख दूंगा, ठीक है। पहले वाले को मान लो मैंने स्मॉल लिख दिया m क्रॉस n और दूसरे वाले का मैंने कैपिटल लिख दिया m डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन ये कहते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे? ये मल्टीप्लाई तब होंगे जब पहले वाले का n और दूसरे वाले का m बराबर होगा। व्हेन स्मॉल n बराबर होगा कैपिटल m के। जब ये कंडीशन बनेगी, कहीं पर भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, उनके ऑर्डर देख लो तुरंत। अगर ए बी करना है तो ए का n देख लो, b का m देख लो। अगर ये बराबर होंगे तो हाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब ए बी का जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर देखो क्या होगा। इसका n और इसका m हमें पता चल गया। जो बचा हुआ है हमारे पास, आगे का m और पीछे का n, इस ऑर्डर की जो हमें फाइनल सी मैट्रिक्स मिलेगी, क्या मिलेगी? इसका m यानी कि स्मॉल m और पीछे वाले का कैपिटल M, ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। ये अगर मान लो आपको थ्योरेटिकली पूछे तो थ्योरेटिकल भी बता सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स का m दूसरे मैट्रिक्स का n। दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये है जब भी आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो ए बी, तो वो कभी इक्वल नहीं होती बी ए की, कभी भी इक्वल नहीं होती बी ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू बी ए मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखना है चीज को। इसकी दो कंडीशंस भी हैं, दो प्रोबेबिलिटी भी है, दो प्रॉपर्टी भी है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो कितना लिख लो भाई? ओके, तो अब हमें तीन लॉज पढ़ने हैं या तीन प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मैट्रिक्स की एसोसिएटिव लॉ बताओ, राइट द एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लॉज डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। या फिर वो ऐसे ही बोल सकता है कि भैया शो दैट करो, और उसने ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखी है, शो दैट करो ये जो तीन मैट्रिक्स है ये एसोसिएटिव लॉ को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो ये लॉ कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सेट में बताए थे ना, पढ़े थे सेट में मेरे से, मैंने बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है,
और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें भी, है ना। तो लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं, सपनों में भी आ सकते हैं। तो वहाँ भी आंसर लिख के आना है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज याद कर लेना। फर्स्ट द एसोसिएटिव लॉ, थोड़ा आगे आगे बैठ जाना आज, फिर इंक हो के खत्म। कोई बात नहीं, चश्मा लगने के चांसेस मिलेंगे। साइंस के अलग से लिखे हैं। ये क्या कहता है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहले मैंने ए बी की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, और फिर मैंने सी से मल्टीप्लाई करी, और ये बराबर आ जाए, कैसे कि पहले मैंने बी सी की मल्टीप्लाई करी और फिर ए से करी। अगर ऐसा कभी आ जाए, तो मैंने भी क्या बताया, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि भाई तीन प्रोडक्ट और अलग अलग मल्टीप्लाई, अलग अलग ही तो हो रही है, पहले ए बी से हो गई और फिर ए बी जो मैट्रिक्स निकली उसको सी से कर दी, या फिर बी सी की पहले मल्टीप्लाई कर दी फिर ए से करी, और अगर ये इक्वल आ जाए तो ये लॉ कौन सा है, दी एसोसिएटिव लॉ। यानी कि तीनों मैट्रिक्स क्या शो कर रही है, एसोसिएटिव लॉ शो कर रही है। वो बोल सकता है शो दैट करो, जरूरत हो ना हर वक्त फाइंड करने को बोले, नहीं बोल सकता ना भैया। तीन मैट्रिक्स दे दी उसने, चाहे 2/2 की देते चाहे कैसे भी देते, उनके ऑर्डर सेम है, और उसने कहा क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। तो अगर ये लॉ याद होगा तभी तो लिखोगे, वरना क्या पता तुम ये लिख दो कि भैया ये ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, a + b + c बराबर में, या फिर a b कर लो फिर b + c कर दो, तो तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुम पे भरोसा तो ठीक है। लक्ष्य क्या है, 35 में से 33 फिजिक्स में, और मैथ्स में आए 40 में से 38। वो शारदा पढ़ने लगा, कहता कि मैथ्स में आपसे पढ़ूंगा, बताओ टाइमिंग क्या है भाई। अरे आज ही दे रही है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ए बी वो मैं 15 के आसपास, मैंने 11 तो नहीं मैंने 11 बोला था, लेकिन क्या है ना कुछ प्रॉब्लम है, वैसे कल मेरा पेपर ही है ना, थोड़ा सा रुक जाओ बस। अरे कराने की जिम्मेदारी मेरी, थोड़े और मजे ले लो, शुरू हो जाएगी फिर मजे नहीं ले पाओगे, एक बार ध्यान रखना, फिर अपने फोकस मोड में रखना, है ना। भी आना मैं पैसे मिलेंगे मेरे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मंडे को पक्का पक्का, क्योंकि जिन टीचर से मैंने पूछा था उनको भी नहीं पता था। अभी शुरू नहीं हुई मंडे, तो वो कहते हैं कि हाँ 2 दिन को आई तो आइए, मैं मंडे शुरू करूंगा और करूंगा। हाँ उन्होंने कहा सुबह करेंगे, तो सुबह ही देख लेना। पैकेज में चाहिए पर मंथ के सब चाहिए, अमीर गरीब हो, मीडियम मध्यवर्गीय, तो अमीर ही हो। पूछ लेना कि पैकेज में देना चाहोगे या फिर पर मंथ पे देना चाहोगे। मेरे हिसाब से देखो, मेरे साथ वॉइस तो आई नहीं, मैं मेरा क्या साइंस का हूँ, खुले हम बोल के बोलना ही। तो देखो मेरे हिसाब से तो अब सर ने ये वीडियो देख ली तो छोड़ो, नहीं सबके लिए है। देखो अगर ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से, वैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा भी नुकसान है क्योंकि मेरे पास बीकॉम में बीएससी के अच्छे आते हैं, तो मेरे हिसाब से पढ़ना है तो पर मंथ के सबसे पढ़ो 1000 रुपये, जब समझ में नहीं आ रहा छोड़ दिया। 3500 रुपये 4000 देने से अच्छा 2000 दे दो, 2 महीने समझ में आया करके ठीक है। ग्रेजुएशन जब भी करनी हो, क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन पढ़ी थी अपनी, तो ग्रेजुएशन मैंने तो जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ी थी। नहीं सुना ना, कॉलेज नहीं, मुझे बता रही किस चीज से की थी, किस टीचर से पढ़ी थी, बीकॉम के। अरे बीएससी किससे करी थी, मैंने जनरल करी है। समझ में आया जनरल क्या होता है, नहीं आया ना, मैं एक्सप्रेशन समझ जाता हूँ कि बच्चों को समझ आया। देखो 2 तरीके से ग्रेजुएशन होती है, कोई भी ग्रेजुएशन हो 2 तरीके से होती है, या तो ऑनर्स से होती है, ऑनर्स नहीं वो वाला नहीं, या तो ऑनर्स से होती है या फिर जनरल से होती है। ऑनर्स का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपने एक सब्जेक्ट चुन लिया और उससे आपने पूरी कोई भी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी, तो उसे हमने ऑनर्स कहते हैं कि मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ। अच्छा ऑनर्स हो तो मुझे किस सब्जेक्ट से हो,
तब पूछना हक बनता है। मैं बीकॉम जनरल हूँ, अच्छा किस सब्जेक्ट से हो, वो आपको इतना मारेगा कि आप सोचोगे नहीं, ठीक है। तभी तो बोलते हैं बीकॉम ऑनर्स हो, वरना बीकॉम जनरल कोई बोलता है आजकल नहीं। क्योंकि जनरल में क्या आता है, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। आप सारे सब्जेक्ट से कर लो, केमिस्ट्री भी ले लो, फिजिक्स भी ले लो, जैसे 12th करते हैं, है ना। आप मान लो किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो, आप सारे सब्जेक्ट छोटे सारे सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट ले लो, आप थोड़ा मैथ्स का पार्ट ले लो, थोड़ा इंग्लिश का पार्ट ले लो। इससे क्या होता है ना, पास होने में आसानी हो जाती है। ऑनर्स में पास होना कठिन हो जाता है एक सब्जेक्ट में पढ़ना। अब एक सब्जेक्ट में देंगे तो कितना कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं भाई, हालत खराब हो जाती है पास होने में। 4 साल में पास कर लिया, 3 साल में बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी, आगे हो सकता है ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ अच्छा, फिर काम करो, बोल के मन डायरेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए, इसका एक पॉइंट और इसके 2 पॉइंट है, लिखो a की मल्टीप्लाई b प्लस c से कर दो, या फिर a b की मल्टीप्लाई b c से कर दो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वीडियो तो सब कहेंगे थैंक्स सर ये आइडिया बताने के लिए। पता है टीचर इससे भी ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो मंथ की लगता ही नहीं है कि मंथ का है ही नहीं, हमारे पास पैकेज है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो वो पढ़ता ही है भाई, उसे जरूरत होती है। ग्रेजुएशन में फेल थोड़ी होगा, ये तो चलो ये रख रहे हैं तो है ही ऐसी बात, ठीक है। अगर कभी ऐसा आ जाता है, बी लिखा हुआ है, ये डी नहीं है क्या, हाँ पूछो बेटा। एफकेट का एग्जाम देना है, अच्छा वायुसेना का स्लोगन क्या है, एफकेट का है, हाँ भाई मुझे तो वैसे नहीं पता, स्लोगन तीनों के याद कर ले, ठीक है। दिल्ली पुलिस का स्लोगन क्या है, डीपी तो शॉर्ट फॉर्म है भाई, दिल्ली पुलिस डीपी। स्लोगन क्या है उसका, आज सर्च करना, सबके स्लोगन सर्च करो। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू हो या जीडी हो, ग्रुप डिस्कशन हो या कुछ भी चीज हो रही हो, तो आपसे क्या पूछते हैं, स्लोगन्स पूछते हैं कि नेवी का स्लोगन क्या है, एयरफोर्स का स्लोगन क्या है, आर्मी का स्लोगन क्या है, बीएसएफ का अलग होता है, सीआरपीएफ का अलग होगा, कोस्ट गार्ड का अलग होगा, हर किसी का अलग होगा। बिल्कुल याद करोगे, कौन सी क्लास में, 12th तक आ गए, नहीं आ गए, नर्सरी से 12th तक का सबका याद किया तुमने, ये और याद करो। हाँ कुछ कह रहे थे एफकेट का, बिल्कुल तो उसमें जैसे हमें ऑनर्स से करनी पड़ेगी, आप जनरल भी कर सकते हो, और सीरियस नहीं, लेकिन बीएससी करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, बीएससी ही चाहिए होती है उसमें। एफकेट में क्या होता है, मतलब एफकेट आप डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो, बढ़िया पोस्ट मिलती है, उससे बढ़िया जिंदगी मेरे ख्याल से किसी की नहीं होती। हेलमेट ऐसे होते, चश्मा गाल भैया गुंजन से सेना के कोई बड़ा, वो पहली फ्लाइंग लेडीज ऑफिसर थी। भैया हाँ जी हेलो, भैया क्या बताना है, उसका तो सही नहीं आ रहा क्या, मेरा तो निकल ही नहीं रहा, मेरा तो गलत ही आ रहा है। निकाला था, अच्छा एक मिनट में इनका नोट करा के पॉज करके फिर आता हूँ, है ना भैया मैं पॉज करके मैं आ रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, थर्ड वन सीख लो बस, 3 लॉज होते हैं, इनको डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। वो शो दैट में डायरेक्टली बोल देगा। थर्ड कहता है द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या होगा, द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है कि आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स ए बी सी से मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर लो या पहले ए को आई से कर लो, आना ए ही है, ए बता रहा था मैं, आई को ए से कर लो या ए को आई से कर लो, आंसर क्या आएगा, अभी मैंने बताया था कि ए डी बराबर नहीं होता किसके, बी ए के। अगर बी मैट्रिक्स हमारी आई है, अगर बी मैट्रिक्स क्या है, आई है, तो ए आई हो जाएगा और ए आई बराबर होगा आई ए के, बिल्कुल होगा। ये कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन हो। दूसरा, अगर बी हमारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो, और उधर भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो। क्या जीरो बराबर जीरो होता है, सोचने की बात ही नहीं है फिर तो।
इसका तो दो ही कंडीशन हो सकती है जिसमें ये दोनों बराबर होंगे। पहला या तो आइडेंटिटी हो सकता है कोई भी एक मैट्रिक्स, या दोनों हो सकते हैं आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी करोगे आइडेंटिटी ही लेगा, ठीक है, या फिर वो जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो तीन लॉज हैं, ये तीनों लॉज आराम से नोट कर लो और इन्हें याद रखना अच्छे से। ये तीनों लॉज किस पे बेस्ड होते हैं? पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई ही